फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है आप लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आप लोगों का पेपर हुआ है, उस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आया हूं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। और यदि आप चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक चीज़ का आप लोगों को मैं सलूशन देने वाला हूं। और मैथ का मैं आज रात को पापा वीडियो डालूंगा, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और इससे पहले जो आप लोगों का प्रारंभिक जो आप लोगों का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पेपर हुआ है, उसका भी मैंने सोल्यूशन दे दिया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये देखिए, आपका सोल्यूशन बना करके मैंने डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो आप लोगों का देखिए, आपका पहला जो प्रश्न था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, पहला प्रश्न था कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, कलकत्ता में मदरसा की जो स्थापना किया था वो आप लोगों का वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था मेरे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने किया था। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन था कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय शिक्षा आयोग का जो आप लोगों का गठन था वो 1882 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था मेरे दोस्तों? 1882 ईस्वी में किया गया था। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन था कि शिमला सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों का तीसरा जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो आप लोगों का मेरे दोस्तों 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में हुआ था। आगे आपका बात आता है, देखिए कि स्कूल चलो अभियान अंग है। तो ध्यान रखिएगा, स्कूल चलो जो अभियान होता है, आप पढ़े होंगे कि सब बढ़ें आगे बढ़ें। तो ये क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत आता है। किसके तहत मेरे दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान क्या है? सब पढ़ें आगे बढ़ें जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आगे आपका आ जाता है, देखिए कस्तूरबा गांधी। कौन सा? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना का संबंध किस चीज़ से है मेरे दोस्तों? कस्तूरबा गांधी देखिए विद्यालय योजना देखिए माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। किस चीज़ से? माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला आपका आता है, देखिए कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। तो बाल अधिकार का जो प्रस्ताव था आप लोगों का जो पारित किया गया था वो कब किया गया था मेरे दोस्तों? कह रहा है देखिए कि यूनेस्को ने, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उपर्युक्त सभी ने। तो उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सभी ने किया था। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 आता है, देखिए मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। जो लंच जो मिलता था, जिसको हम लोग को ज़माने में करते थे रेशस बोलते थे, तो वो क्या है? देखिए कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य तो छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, छात्रों के विकास में 1 मिनट रोके रखना और छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑब्वियसली उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला है मेरे दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आप प्रारंभ हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1985। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 1985 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो देखिए आप नॉर्मल जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहता है? कोठारी आयोग को कहते हैं। दौलत सिंह कोठारी 1964 में जो आप लोगों का 1964 चार्टर आई थी। तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप लोगों का, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में बना। कौन सा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो आप लोगों का मेरे दोस्तों कब बना? आपका 2009 में। कब बना मेरे दोस्तों? 2009 में बना। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 11 है कि कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा में पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। कह रहा है कि मतलब कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा में पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो कितने अंतराल के? देखिए 5 वर्ष। किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5 वर्ष आप लोगों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 11 का 4 हो जाएगा सही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आप लोगों का पेपर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। तो अनुच्छेद किसमें मेरे दोस्तों, 21 का क में, किसमें देखिए 21 का क में, कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसमें, अनुच्छेद 21 का, क्या हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 13 है कि शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो देखिए शिक्षा छनाई का जो सिद्धांत था वो किसके लिए किया गया था, जन शिक्षा हेतु, किसके लिए, जन शिक्षा हेतु लागू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लोगों का था कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। तो देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है विश्व बैंक, कौन सा मेरे दोस्तों, विश्व बैंक की सहायता से आप लोगों का किया गया। अगला है आपका देखिए कि ह्रास की समस्या से आशय है, किसका, ह्रास की समस्या से आशय है, ह्रास की समस्या। तो ये है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ने में मन न लगना, छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले। देखिए ह्रास का मतलब देखिए त्रुटि, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, बच्चों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों, छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। ये आप लोगों का ह्रास की समस्या का आशय है। ह्रास मतलब कमी ही होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि देखिए निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है, क्या है मेरे दोस्तों, निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है। तो बोल सकते हैं देखिए कि इसे देखिए निस्पंदन का जो सिद्धांत था उसे मैकाले ने दिया था, और जिसके तहत उन्होंने कहा था कि भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना। मतलब कि भारत का जो उच्च हो या फिर मध्यम वर्ग, कौन सा, मध्यम वर्ग का जो एक छोटा सा भी अगर हिस्सा हो उसको भी क्या करना है, शिक्षित करना था। क्या करना था, शिक्षित करना था, ताकि एक जैसा क्या हो, वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से क्या हो, भारतीय हो, लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता से वो क्या हो, ब्रिटिश हो। मतलब खून और भारतीय, मतलब जो बोल सकते हैं रंग और खून से वो भारतीय हो, लेकिन उसके विचार हैं, जो नैतिकता है और जो बुद्धिमत्ता है उसमें वो क्या हो, ब्रिटिश हो। क्या हो आपका, ब्रिटिश हो। तो ये आपका निस्पंदन का सिद्धांत है। अगला है देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। क्या मेरे दोस्तों, देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में शिक्षा व नीतियां बनाना। क्या, शिक्षा और नीतियां बनाना, ये इसका संबंध था। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। देखिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण का जो उद्देश्य होता है, बोल सकते हैं कि आपका छात्रों को सुसंस्कृत एवं पुरस्कृत बनाना। क्या, देखिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय यह है कि छात्रों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना तथा देश के भावी शिक्षकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। किसमें, देखिए छात्रों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना तथा देश जो बोल सकते हैं देश के जो भावी नागरिक हैं उनमें सामाजिक कुशलता का क्या करना, विकास करना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 था कि DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए इसका तो फुल फॉर्म होता है देखिए कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और ये क्या होता है देखिए कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह जो था शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, और इसका जो एक उद्देश्य और ये था कि स्कूल में जो है बालकों को बनाए रखना, इसका ये क्या था, आपका मुख्य कार्य था। अगला आपका आ जाता है देखिए और इसको बोल सकते हैं देखिए कि इसका और भी जैसे कि बोल सकते हैं राष्ट्रीय, बोल सकते हैं देखिए राष्ट्रीय जो परियोजना का मुख्य कार्य और भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए औपचारिक शिक्षा का प्रदान करना था इसका, छात्रों में जो बोल सकते हैं कि लैंगिक समानता का जो लैंगिक जो असमानता था उसका जो भेदभाव था उसको समाप्त करना भी क्या था,
DPEP परियोजना का मुख्य कार्य था। जैसे आपका देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, कौन सा, देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, एक मिनट, हाँ, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, देखिए इस जो परियोजना के अंतर्गत NCLP पाठशालाएं जो थी खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में वापस निकाले गए, जैसे 1 से 14 वर्ष तक के जो आयु समूह के जो बच्चे थे उनको अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के अंतर्गत औपचारिक पाठशाला के लिए मुख्य धारा में लाने अथवा उन्हें प्रभाविक वेकेशनल प्रशिक्षण के साथ जोड़ने का उद्देश्य। कहने का मतलब जो स्टूडेंट थे, जो भी छात्र थे, जो मतलब बोल सकते हैं कि खतरनाक व्यवसायों से और प्रक्रियाओं में जो निकाले गए थे, उनको मतलब कि औपचारिक शिक्षा की ओर 3 वर्ष के अंदर औपचारिक शिक्षा की ओर उनको मुख मोड़ने का था। अगला था आपका देखिए क्वेश्चंस की प्राच्य क्या था आपका, देखिए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था। देखिए प्राच्य और पाश्चात्य जो आपका विवाद था वो था, देखिए कि प्राच्य शिक्षा जो थी वो समर्थकों का तर्क था। जो प्राच्य शिक्षा था वो क्या था, समर्थकों का क्या एक तर्क था कि परंपरागत भारतीय भाषाओं, कौन सी आपकी भारतीय, परंपरागत आपकी भारतीय भाषाओं एवं साहित्यों को प्रोत्साहित किया जाए। क्या था प्राच्य शिक्षा का जो तात्पर्य था वो क्या था कि परंपरागत जो भारतीय भाषाओं एवं साहित्यों को प्रोत्साहित किया जाए, और दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा जो थी, आंग्ल शिक्षा के जो समर्थकों का जो तर्क था कि यह रकम आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो खर्च किया जाए। इन दोनों दलों का जो यही जो विवाद था, यही प्राच्य पाश्चात्य विवाद था। फिर से आप समझ लीजिएगा कि ये क्या था। देखिए प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था वो क्या था कि प्राच्य शिक्षा जो था वो समर्थकों का जो तर्क था कि परंपरागत जो भारतीय भाषाओं और साहित्यों को प्रोत्साहित किया जाए, और दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का तर्क था कि यह रकम आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जाए। इन दलों के जो यह विवाद होता है, विवाद था इनका, वही उसी को प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है आपका देखिए कि BEP क्या है मेरे दोस्तों, BEP। तो देखिए BEP का जैसे अगर बोल सकते हैं कि फुल फॉर्म जो होता है, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है देखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका होता है इसका फुल फॉर्म। तो अब देखिए इसका मतलब देखिए तात्पर्य यह होता है देखिए कि यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां से व्यापार में लाभ की मात्रा शून्य होती है। क्या होता है देखिए, यह एक प्रकार का एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर व्यापार में जो लाभ की जो मात्रा होती है, लाभ की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहां पर क्या होता है व्यापार में लाभ की मात्रा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 कि पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कौन सा, देखिए पी मोस्ट कार्यक्रम। तो देखिए पी मोस्ट कार्यक्रम क्या था, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बोल सकते हैं कि मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। मतलब इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, पी मोस्ट कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी उसकी मूल जो संस्तुतियाँ थी उसे अवगत कराना था इसका उद्देश्य। अगला है देखिए 23 के वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए मतलब कि इसकी देखिए वुड के घोषणा पत्र में यह था कि उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। मतलब इनके घोषणा पत्र में का जब प्रभाव ये पड़ा कि उच्च शिक्षा को क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा का भी क्या किया गया, मतलब कि जो उच्च शिक्षा थी उसको अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, और साथ में जो आप लोगों की जो देसी भाषा थी, कौन सी देसी भाषा थी, उसको भी मतलब कि महत्व दिया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और वुड का जो घोषणा पत्र था इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता था। अब आगे कह रहा देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है,
जनशाला कार्यक्रम क्या है? कौन सा मेरे दोस्तों? जनशाला कार्यक्रम। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र के साझा प्रयास से शुरू किया गया। क्या है? देखिए कि यह भारत सरकार का, किसका? भारत सरकार का, भारत सरकार का, यह भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र के साझा प्रयास से शुरू किया गया जो समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। किसका? समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम यह था। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 26 था, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? कौन सा? न्यूनतम अधिगम स्तर। तो बोल सकते हैं देखिए कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक मतलब ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें यह निर्धारित किया जाता था कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। कहने का मतलब कि न्यूनतम अधिगम स्तर का तात्पर्य यह था, देखिए यह एक प्रकार की प्रक्रिया थी जिसमें यह निर्धारित किया जाता था कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए, मतलब वह कितना सीखे वह इसका तात्पर्य था। अगला था देखिए बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं? कौन से? देखिए बेसिक शिक्षा परियोजना, तो इसका जो मतलब प्रारंभिक जो देखिए प्रारंभिक शिक्षा का जो मतलब बोल सकते हैं, देखिए बेसिक शिक्षा परियोजना वही प्रारंभिक शिक्षा का जो नवीन प्रयास था। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक विधान और प्रतिबद्धताएं थी। बाल अधिकार था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आता है इसी के अंतर्गत आता है, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग के अंतर्गत। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? तो देखिए ब्रिज कोर्स क्या होता है, देखिए इसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोले अगर कहें ब्रिज कोर्स को तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है। देखिए इसके तहत देखिए देश भर में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा रहे जो बीएड डिग्री धारक शिक्षक हैं। कौन से? देखिए 5वीं तक के जो पढ़ा रहे हैं जो कि बीएड जो डिग्री धारक जो शिक्षक थे उनको 6 माह, किसका? 6 माह या अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना। ये मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं देखिए ब्रिज कोर्स एक प्रकार का देखिए कोर्स था जिसको मतलब कि 5वीं कक्षा तक के जो शिक्षक पढ़ाते थे जैसे बीएड किए हुए हैं, तो यह मतलब कि बोल सकते हैं ना कि इसको कोर्स था, इसको करना था। उसका यही आशय था कि मतलब कि कोर्स मतलब करके एक मतलब बोल सकते हैं कि अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना था, उससे कि भाई बोल सकते हैं कि शिक्षा को क्या मतलब कि एक अलग लेवल पर उससे सुधार करने के लिए एक बनाया गया था। अब इसी तरीके से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में छात्रों के प्रति दृष्टिकोण को लिखना था। नई शिक्षा नीति के दोष बताना था कि क्या था। तो नई शिक्षा नीति का दोष था कि सभी जगह मतलब क्या बोल सकते हैं देखिए कि 10+2+3 क्या 10+2+3 सभी जगह मतलब कि संरचना को मतलब अपनाया गया। तो यही प्रकार का कुछ आप लोगों का इसी तरीके से आप अपने तरीके से बना करके लिख सकते थे। अब आपके देखिए आपका लघुत्तरीय प्रश्न था, मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताना था। सर्व शिक्षा अभियान के सफल बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु क्या सुझाव दिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में शिक्षा की क्या भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ECC क्या है। यशपाल समिति ने बिना बोझ के शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए। NCERT का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या अभिप्राय है। शिक्षक शिक्षा हेतु NCTE के प्रमुख सुझावों पर प्रकाश डालिए। तो इस सब के बारे में आप लोग बहुत अपने तरीके से डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे कि लोगों को एक एक क्वेश्चनों का आपको सल्यूशन मिल जाए। और आप सभी हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों को मैथ का जो है मैराथन क्लास देंगे। और यदि आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत सी वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है कि आप लोगों के जो आगे के जो बहुत से प्रश्न 25 में 25 लाए हैं तो आप भी ला सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और हमारे साथ दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।